आरजू गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई थी। अविराज बस उसे जाता देखता रहा। आरजू के घर का दरवाज़ा कब बंद हो चुका था, पर अविराज को आरजू खुद से दूर जाती हुई दिख रही थी। अब तो उनका तलाक केवल एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा था, जबकि मन से बिछड़े हुए तो ज़माने बीत गए। अविराज की तरफ से तो ये रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं पाया था। यह तो आरजू ही थी जो इस रिश्ते की डोर को अकेले संभाले हुए थी। पर अब जब आरजू भी डोर खुद छटक कर जा रही है, तो फिर इस रिश्ते की डोर को कौन थामेगा। बात हाथों से निकलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। जो डोर अब तक आरजू ने थाम रखी थी, और शायद अब अविराज भी उसमें भागीदार बनना चाहता था, वह हाथ से फिसलती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अविराज गाड़ी में बैठा उस दरवाजे को देख रहा था जो आरजू ने बंद कर दिया था। आरजू की गलती नहीं थी। उसने अपने मन के दरवाजे 5 साल तक अविराज के लिए खुले रखे थे। यह अविराज ही था जो उसमें दाखिल ना हो पाया। अब तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह भीतर जाकर अपने बच्चे से मिल सके। वह कार में बैठा ही बाहर सामने की ओर शून्य में ताक रहा था। आंखों में एक नमी सी छा गई थी, जिसे देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। जो पीड़ा, जो दर्द उसके सीने में उठ रहा था, उसे समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने गाड़ी सोनम के घर की ओर मोड़ दी। यही वो रास्ता था जो उसे हमेशा आसान लगता था, सुकून देता था। पर आज उस रास्ते पर चलने में भी वह सहजता, वह सुकून उसे नहीं मिल रहा था। काश उसी दिन सोनम को छोड़ देता जिस दिन उसकी शादी आरजू से हुई थी। वह उसे इस तरह झूठी उम्मीद तो न देता। आज खुद उसके लिए रास्ता बदलना मुश्किल हो गया है। वह किस राह में जाए और किसके साथ जाए। मन एक बात कहता था तो दिमाग दूसरी। आरजू को छोड़ता तो उसे अपनी गलतियां याद आती हैं। सोनम को छोड़ता तो फिर उसे अपनी गलतियां नज़र आती हैं। उस पे नसीब में शायद अब सुकून नहीं था। वह 2 औरतों का गुनाहगार था, जिसमें गलतियां केवल अविराज की तरफ उंगली उठा रही थीं, उसे दोषी ठहरा रही थीं। घर पहुंचकर उसने सोनम से बात करनी चाहिए। बात कहाँ से शुरू करे, अब यह भी उसके लिए कहाँ आसान होने वाला था। सोनम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो अविराज। सोनू, मेरे और आरजू के तलाक के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सोनम जो किचन में खाना बना रही थी, अविराज किचन में उसके समीप ही दीवार से टेक लगाकर खड़ा हुआ उसे कनखियों से देख रहा था। अचानक सोनम के हाथ वहीं रुक गए। अविराज ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर लीं। शायद उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। सोनम से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। इतने दिनों से अविराज के बदलते रंग देख रही थी। उसे इस बात का अंदेशा था कि अविराज कुछ ऐसा न कह दे जो वह बर्दाश्त ही ना कर पाए। फिर भी उसने खुद को संयत करते हुए अविराज से बात जारी रखने को कहा। सोनू, मैं आरजू से तलाक नहीं लेना चाहता। अगर तुम इजाज़त दो तो क्या शादी करते वक्त तुमने मुझसे कौन सी इजाज़त मांगी थी जो तलाक न लेने का फैसला करते हुए इजाज़त लेना चाहते हो। सोनू, तुम मेरी बात आराम से सुनो। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं ना आराम से सो पा रहा हूँ, ना मुझे चैन मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक तूफान में फंस गया हूँ। जब तुम्हारी खुशियाँ देखता हूँ तो आरजू के साथ की हुई नाइंसाफ़ी याद आ जाती है, और अगर आरजू के साथ इंसाफ करना चाहता हूँ तो फिर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। कुछ भी समझ नहीं पा रहा। मुझे चक्रव्यूह से निकालो। इस उलझन में अब मैं नहीं जी सकता। इस बवंडर ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। हेल्प मी सोनम, इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। सोनम, जो अविराज की बात सुनकर झल्ला उठी थी, उसने खुद को नियंत्रित किया। ये तो तुम्हें पहले ही सोचना था। अब मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। मैं घर पर क्या जवाब दूँ? यही कि अविराज ने तलाक लेने से मना कर दिया है। क्या उनसे ये कहूँ कि आप मेरे लिए कोई और रिश्ता देख लें? कौन करेगा शादी जब घर पर सबको पता है कि मैं तुम्हारे साथ लिव इन में रह रही हूँ। इस बात का बखेड़ा तो वहाँ पहले ही बनाया जा चुका है। अब मैं उन्हें किस मुँह से कहूँ कि मैं और अविराज साथ नहीं रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। तुम ही बताओ अविराज, ये क्या इतना आसान है? बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें विश्वास दिलाया था कि तुम आरजू से तलाक लेकर मुझसे शादी करोगे। तुम्हारी उस बातों का, वचनों का क्या जो तुमने मेरे साथ किए थे? अब तुम्हें आरजू के साथ की हुई नाइंसाफ़ी याद आ रही है। उसे कभी धोखे में नहीं रखा था। वह मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में हमेशा से जानती थी।
जब तुम हफ्ते में 4-5 दिन यहाँ रहते थे, क्या तब उसे नहीं पता था कि तुम कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो? वह तो 5 सालों में शायद ये सोच सोच कर जी रही थी कि ये रिश्ता आज नहीं तो कल टूटेगा ही। मेरा क्या, मैं तो 5 सालों में हर दिन इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जी रही थी कि हम दोनों का रिश्ता एक दिन जुड़ेगा, और आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसा तो नहीं सोचा था अविराज मैंने। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सोनम ने स्वयं पर काफ़ी संयम रखना चाहा, पर शब्दों में कठोरता वह ना कम कर सकी। हाँ, उसके लहजे में दुख, दर्द और तकलीफ झलक रही थी, पर उसका कहा हुआ एक एक शब्द भी तो सच था, और सच सदैव कड़वा होता है। अविराज को ये कड़वा घूंट पीना ही था। अभी के पास तो कहने को जैसे कोई शब्द ही ना था। ये बात तो सच है कि सोनम 5 सालों से उसकी बात पर विश्वास करके ही जी रही थी कि उन दोनों का रिश्ता शादी के साथ वचनों में बंधेगा। अभिराज बारी बारी आरजू और सोनम दोनों के मन की बात सुन चुका था। उन दोनों का पक्ष तो उसने जान लिया, पर उसके दिल का हाल समझने वाला कोई नहीं था। जीवन में उठाया हुआ एक गलत कदम अब उसके गले की फांस बन गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी तो कैसे हो सकती है कि जीवन भर वैसे पीड़ित रहे, कुंठित रहे, घुटता रहे। क्या इसका कोई हल नहीं निकलेगा? उसे इस घुटन और जिल्लत में ही ज़िंदगी गुजारनी होगी? क्या सारी उम्र वह इस उल्फत में रहेगा कि उसके सही वक्त पर कदम न उठाने के एक फैसले ने उसे जीवन भर की तकलीफ़ें और लांछन दे दिए? अभी थोड़ी देर पहले सोनम जो खाना बना रही थी, अब घर के किसी कोने में बैठकर आंसू बहा रही थी। आधा अधूरा खाना बना था, वह जस का तस पड़ा था। ना अविराज को भूख थी, ना सोनम को। आज की रात सोनम पर बहुत भारी रहने वाली थी। सोनम को जिस बात का डर था, वह बात आज अविराज ने साफ कह दी थी, और अविराज उसके पिछले कुछ दिनों से ही नींद उड़ी हुई थी। भाई आरजू जो इतने दिनों से इन बातों से बेखबर थी, अपनी नीयत कुछ और ही मान ली थी, आज अविराज से रूबरू होने पर वापस दोहराए पर आकर खड़ी हो गई। सोनम लगातार रोए जा रही थी। अविराज का कुछ भी करना कहना अब उसे शांत नहीं कर रहा था। वह रोते रोते सोच रही थी कि कल वह आरजू से बात करेगी। यही निर्णय लेकर वह कब सो गई, उसे भी नहीं पता चला। अगले दिन सोनम जल्दी ही ऑफिस चली गई। वह ऑफिस के बाहर आरजू के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आरजू आती दिखी, सोनम ने कहा, आरजू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं अभी कोई बात नहीं कर सकती, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरी नई नई नौकरी है, मैं काम को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हम शाम को बात करेंगे, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा ऑफिस ख़त्म होने के बाद इंतज़ार करूँगी। ठीक है, ये कहकर दोनों अपने अपने काम पर चली गईं। उधर आज अविराज अनमने मन से काम में लगा हुआ था। उसका कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। शाम को आरजू और सोनम, जैसे कि उन दोनों ने पहले ही निश्चित किया था, एक शांत सी जगह पर बैठे थे। ना आरजू को सोनम से कोई गिले शिकवे थे, और ना ही सोनम को आरजू से कोई शिकायत थी। वे दोनों एक दूसरे का सच पहले से ही जानती थीं। शायद जो कुछ इतने समय से हो रहा था, उसे अपनी तकदीर के कांटे मानकर चल रहे थे। एक दूसरे को दुश्मन के तौर पर ना देखकर उन्होंने इसे केवल अपना दुर्भाग्य ही माना था। आज दोनों आमने सामने थीं। अब बात कैसे शुरू करें, किसी को नहीं समझ आ रहा था। आरजू ने पूछा, कहो सोनम, तुम कुछ कहना चाहती थी? सोनम, हाँ, मेरी अविराज से कल बात हुई थी। वह कह रहा था कि, छोड़ो सोनम, अविराज क्या कह रहा था, तुम क्या कहना चाहती हो, वह कहो। आरजू के लहजे में थोड़ी सख्ती थी। तुम जानती हो आरजू, मैं क्या कह सकती हूँ। तलाक के बारे में अविराज से बात हुई? आरजू ने फिर पूछा। हाँ, मैंने उसने इस बारे में बात की, पर वह भी शायद किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहा है, अब भी असमंजस में है। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ आरजू कि एक बार मेरी तरफ से सोच कर देखो, खुद को मेरी जगह पर रख कर देखो। शायद तब अभी के साथ साथ मेरी भी गलती थी, पर वह सिर्फ एक गलती थी। तुम्हारी शादी के बाद हमें अलग हो जाना चाहिए था, पर मैं प्यार करती थी अविराज से, और अविराज मुझसे। मैं कैसे उसकी बातों पर भरोसा ना करती, जब उसने विश्वास दिलाया था कि हम जीवन भर संग रहेंगे। वह कोई हमारा अपराध तो नहीं था।
अब मैं किस गुनाह की सज़ा भुगतूं? क्या मुझे अविराज से दूर होना पड़ेगा? वह कह रहा है कि तुमसे तलाक नहीं लेना चाहता, पर मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? मुझे नहीं समझ आ रहा। क्या तुम एक बार इस संदर्भ में सोच कर नहीं देख सकती? क्या तुम खुद को मेरी जगह रख कर मेरे दर्द और डर का अनुभव नहीं कर सकती? या फिर नियत ने मेरा और अविराज का बिछड़ना ही लिखा है? धीरे धीरे करते सोनम ने अपने तर्क आरजू के समक्ष रखे। वह जिस उद्देश्य से आई थी वह मानो लगभग पूर्ण हो चुका था। आरजू के दिमाग में सोनम की बात घर कर गई थी। वैसे भी आरजू खुद से पहले दूसरों को ऊपर रखने वाली औरत थी। उसे अपने अधिकारों को लेकर लड़ना झगड़ना नहीं आता था, लेकिन वह सही को सही और गलत को गलत कहने में जरा भी नहीं हिचकती थी। इसलिए तो जैसे ही अविराज ने कल डिवोर्स के बारे में उससे पूछा तो उसका पहला प्रश्न सोनम से संबंधित ही था। आखिर वह औरत थी, अच्छी तरह समझती थी कि सोनम के जीवन पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा। आरजू, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है सोनम। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण से पहले ही सोच चुकी हूँ। मुझे तुम्हारी खुशियों को छीनकर अपना घर नहीं बसाना। वैसे भी मुझे खुशियाँ हमेशा ही दुख के लिफाफे में बंद मिली हैं। मेरे लिए उन खुशियों का कोई महत्व नहीं है जो किसी और को ज़िंदगी भर के आंसू दें। कुछ फैसले लेने कठिन होते हैं, शायद वह आपके लिए ज़िंदगी भर का रुख मोड़ सकते हैं, पर फिर भी दिल पर पत्थर रखकर हमें कई बार ऐसे फैसले लेने होते हैं जो आवश्यक होते हैं, चाहे हमारे हित में हो या ना हो, पर जीवन भर का मलाल नहीं रहने देते। आरजू ने कहना जारी रखा, और सबसे ज़रूरी बात, मैं अविराज के लिए सब कुछ करूँगी। पता है सोनम, अविराज पहली बार खुद के लिए खड़ा हुआ है। वह क्या चाहता है, क्या महसूस करता है। उसके भी जीवन में कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। उसे ज़िंदगी से क्या चाहिए, ये सब पहली बार खुलकर किसी के सामने बोल पाया है। अगर वह मेरी और खुद की शादी के समय खुलकर विरोध करता तो शायद आज हम सब की ज़िंदगी इस कदर ना उलझी होती, पर ना तब कुछ कह पाया था और ना ही साफ साफ अब कुछ कह पा रहा है। तब भी उसने दूसरे लोगों की खुशियों के लिए उनकी बात मान ली, और आज भी वह मेरे और तुम्हारे बारे में सोचकर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। अब मैं जान गई हूँ कि उसे क्या चाहिए। मैं मानती हूँ मुझे लेकर उसका व्यवहार हमेशा ही रूखा रहा है, पर वह अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटा। चाहे मैं इस शहर में उसका इंतज़ार करती हुई अकेले ही रही, पर वह नियमित मुझे आकर संभालता था, देखता था, मेरे हाल चाल पूछता था। वह अनगिनत बार मुझ पर बेवजह झल्लाया होगा, चिल्लाया होगा, पर वह उसकी दबी हुई भावनाएं थीं जो कोई समझता नहीं था, आग के रूप में मुझ पर बरसती थीं। हम उससे ही क्यों उम्मीद करें कि हर बार वह सबकी बात माने और उसकी कोई एक ख्वाहिश भी पूरी ना हो? क्यों हर बार वही बलिदान करे, अपनी खुशियों का गला घोंटे? तुम आज इतनी आसानी से मुझे खुद के बारे में बताने आ गई। खुद की गलती तो मान ली, दर्द का फलसफा सुना दिया, पर उसका नहीं सोचा कि वह न जाने कितने ही दिनों से दर्द में जी रहा है। कल जब उसने मुझसे बात की तो मेरा भी क्रोध उस पर फूट पड़ा था, पर वह सिर्फ क्षणिक था। मैं नफरत नहीं करती उससे, ना ही कभी कर पाऊंगी। गलती तो उसके परिवार की भी है कि उसकी बात नहीं मानी। एक ही अरमान तो था उसका, तुम्हारे साथ घर बसाने का। वह भी उसके माँ बाप स्वीकार नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता अविराज की गलती है या नहीं। मैं बस 5 सालों से उसे इतना ही जान पाई हूँ कि कभी तो हमें उसके लिए भी सोचना चाहिए, उसका परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए। हर वक्त उससे क्यों उम्मीद करें कि वह सबको खुश रखे और उसे कोई एक छोटी सी खुशी भी ना दे पाए। मैं जानती हूँ कि तलाक के फैसले से तुम्हारी ज़िंदगी किस कदर प्रभावित होगी। एक औरत हूँ इतना तो समझ ही सकती हूँ, पर इस बार सोनम, मैं तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ अविराज के लिए एक निर्णय लेना चाहती हूँ। क्या होगा तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा, पर तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें इससे कोई हानि नहीं होगी। मैं बस पहली बार अविराज को खुशियाँ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुलकर सबके सामने खुद को एक्सप्रेस करे, अपनी भावनाएं व्यक्त करे। मेरा फैसला तीनों को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने में मदद करेगा। किसी और की खुशियों को छोड़कर अपनी खुशियों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। उस शहर के लोगों के बारे में क्या सोचना जिस शहर में रहना ही नहीं है। तभी हम इस दुविधा से बाहर निकल पाएंगे। तुम चिंता मत करो,
मैं जल्दी अविराज से इस बारे में बात करूँगी। लेकिन तुम करने क्या वाली हो? आखिर अपना फैसला तो बताओ। जल्दी पता चल जाएगा। कह रही हूँ ना सोनम, चिंता मत करो, तुम्हें इससे कोई हानि नहीं होगी। इतना कहकर आरजू ने अपनी बात खत्म करनी चाहिए। सोनम एक दो बार पहले भी आरजू से मिल चुकी थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्वभाव को एक दो बार में ही अच्छे से भांप सकता है। सोनम भी आरजू के बारे में इतना तो जान गई थी कि आरजू एक शांत स्वभाव की लड़की है। वह बेशक पढ़ी लिखी और आज के दौर की महिला है, पर घमंडी और बदतमीज बिल्कुल नहीं। पर आज आरजू के स्वभाव में जो तल्खी थी वह सोनम ने कभी नहीं देखी। आरजू एकदम अपने स्वभाव के विपरीत बात कर रही थी। सोनम ने भी बात को अधिक खींचना ठीक नहीं समझा। वह बस अपना पक्ष आरजू के सामने प्रस्तुत करना चाहती थी, ताकि आरजू कोई भी फैसला लेते समय एक बार हर तरफ से सोच समझ कर ही कोई ठोस निर्णय तक पहुँचे। उसे भी पता था कि वह अविराज के तलाक न लेने के फैसले में उसे मजबूर नहीं कर सकती और ना ही वह करना चाहती थी। उसे भी फिक्र थी अविराज की। वह अभी को मजबूर करके हासिल नहीं करना चाहती थी। शायद वह उसे लेकर थोड़ी स्वार्थी हो गई थी, पर वह स्वार्थ एक तरफा तो नहीं था। दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गईं। अविराज को अभी कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। आरजू जैसे ही घर पहुंची तो अविराज का फ़ोन आया। आरजू, वह माँ पापा आ रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। आरजू समझ गई थी कि उन्हें क्या कहना होगा। आरजू ने कहा, ठीक है, कब आ रहे हैं? आज रात तक पहुंच जाएंगे। मैं आज घर पर हूँ, तुम मेरे घर मतलब हमारे घर आ जाओ। क्या तुम आज रात के लिए वहाँ रुक सकती हो? अविराज ने थोड़े संदेहास्पद लहजे में ही पूछा। आरजू कुछ सोच में पड़ गई, पर उसने अविराज को हाँ कर दी। अविराज, जिसने शायद ना सुनने की उम्मीद कर रखी थी, आरजू की हाँ ने उसे विस्मय में डाल दिया। फिर कुछ समझकर उसने धन्यवाद देते हुए फ़ोन कट कर दिया। अब तो वह भी थक गया था। क्या जीवन भर दूसरे लोग ही उसके जीवन के अहम फैसले करते रहेंगे? उसे यह हक कब मिलेगा जब वह किसी और को ध्यान में न रखते हुए खुद ही फैसले लेने के लिए काबिल होगा? आखिर कब? आरजू अविराज के घर आ गई। वह अरमान को साथ ही लेकर आई थी। अविराज और उसके मम्मी पापा पहले ही घर पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही आरजू घर आई तो उसे पता चला कि आरजू के घर वाले भी आज रात तक वहाँ पहुँचने वाले हैं। आरजू ने तलाक के बारे में अपने घर वालों से कुछ भी बात नहीं की थी। उन्हें तो उतना ही पता था जितना पहले पता था, लेकिन अविराज के माँ बाप ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। आरजू समझ गई थी कि एक बार फिर सब बैठकर उनके जीवन का निर्णय लेने वाले हैं, पर इस बार वह उनकी बातों में नहीं आने वाली। उसने कड़ा फैसला ले लिया कि अब वह वही करेगी जो अविराज, सोनम और खुद आरजू के लिए सही होगा, उनके रिश्तों को नई दिशा देगा। आखिर कब तक उनकी बातों में ही आकर अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते रहेंगे? उन्हें भी तय करने दिया जाए कि उन्हें किसके साथ रहना है और अपनी खुशियाँ कहाँ ढूंढनी है। कम से कम जीवन में इतनी उम्र तो जी चुके थे कि खुद के लिए सही और गलत के फैसले ले सकें। उन्हें किन्हीं औरों की बातों में बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि पहले से ही ज्ञात था, रात को खाना खाने के बाद आरजू और अविराज के घर वाले उन्हें समझाने लगे। आरजू और अविराज दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। मुंह बांधे बैठे थे। माँ पापा उन्हें, फिर एक बच्चा था उनका। उन दोनों के अलग होने के निर्णय से उनका जीवन भी तो प्रभावित होगा। यह बात आरजू अच्छे से जानती थी। इसलिए तो उसने खुद के पैरों पर खड़ा होने का निर्णय लिया था, और शायद अविराज भी अभी तक इस बात को समझ गया था। इसीलिए तलाक लेने से उसके कदम डगमगा रहे थे। उन्होंने यही समझाना चाहा कि तलाक ना लें, यह किसी के हक में भी उचित नहीं है। और क्या अविराज अपने बच्चे से दूर रहकर सोनम के साथ रह पाएगा? और क्या सोनम भी अविराज के साथ रह पाएगी, यह जानते हुए कि उसका एक बच्चा है? तलाक के बाद भी तो अविराज पर बच्चे की जिम्मेदारी रहेगी। आरजू कुछ बोल नहीं रही थी, ना अविराज। दोनों उनकी बातें चुपचाप सुन रहे थे। एक अच्छा खासा भावुक और सामाजिक भाषण उन दोनों ने चुपचाप अपना मुंह सिले हुए सुन लिया था। बस वे इतना नहीं समझ पा रहे थे कि जब भावनाओं को ही ध्यान में रखकर तय करना है, तो फिर खुद की भावनाओं को सर्वोपरि क्यों नहीं रखते? समाज और लोगों की बातों का क्या,
वह आज कुछ हैं तो कल को बदल जाएंगी। उन्होंने हर एक बात को अच्छे से समझाया। तलाक के जो परिणाम एक भारतीय समाज में मध्यम वर्गीय परिवार, पति पत्नी के ऊपर और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव हर परिप्रेक्ष्य में सोचकर देखा। दोनों ने शांति व विनम्रतापूर्ण उनके विचार सुने, लेकिन पलटकर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये परिवार की आखिरी कोशिश थी उनके रिश्ते को बचाने की। वे मन से चाहते थे कि रिश्ता बचा रहे। हालांकि उनके इरादे नेक थे, लेकिन कब तक कोई अनचाहे रिश्ते में बंधकर रह सकता है। उन रास्तों से वापस मुड़ जाना बेहतर होता है, बजाय उन पर चलने के जिन पर चलने से इंसान को मुकाम हासिल ना हो। जो रिश्ते तिल तिल मरने को मजबूर करें, सम्मान ना दे सकें, यहाँ तक कि इंसान का वजूद ही छीन लें, उन रिश्तों को नया मोड़ देना ही उचित होता है। उनके रिश्ते को परिवार वालों की नेक नियत नहीं बचा सकती है। पर आरजू अविराज को ज़्यादा अच्छे से समझती थी। वह इस बार बिना किसी और का सोचे समाज में उसके बारे में कहे जाने वाली बातों को न सोचकर हर दायरे से निकलकर सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का फैसला अपने लिए लेना चाहती थी। अब वह दायरा शब्द की सीमा से बाहर निकल चुकी थी। वह उसमें बंधकर नहीं रहना चाहती थी। खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। अपने विचारों को पंख देना चाहती थी। वह अपने बच्चे को अकेले पालने में सक्षम थी। अविराज, तो क्या सोचा है तुमने? तुम क्या चाहते हो? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। पर मुझे समझ में आ गया है। अविराज, हम तलाक ले लेते हैं, यही सही होगा। पर आरजू, पर नहीं अविराज, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मेरे खुद की सोच है। नहीं अविराज, ये तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारा अपराध बोध है जो तुम्हें खींचकर मेरे पास लाया है। ऐसा क्यों कह रही हो आरजू? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें समझती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगी घर पर। नहीं, वह बात नहीं है। पर अरमान? अरमान के लिए मैं हूँ और फिर इसी शहर में रहूँगी। तुम कभी भी अपने बच्चे से मिलने आ सकते हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पर बस अब इन सब का अंत यहीं करते हैं। रिश्तों को निभाया जाता है, ढोया नहीं जाता। तुम सोनम के साथ ही खुश रहोगे। मैंने समाज की उस दकियानूसी सोच से खुद को बाहर निकाल लिया है जिसमें तलाक को बुरा और विकृत माना जाता है। पर तलाक उस रिश्ते से बेहतर है जो जड़ और विकलांग हो चुका हो, जहाँ केवल घुटन महसूस होती हो। ये क्या बात हुई कि कोई एक अपना जीवन जीता रहे और दूसरा घुटता रहे? ये तो न्यायोचित नहीं है। अब तक हम दोनों इस रिश्ते में बंदिशें महसूस कर रहे थे। अब अगर मुझे मेरी खुशियाँ मिल भी गईं तो क्या तुम वैसे मेरे साथ रह पाओगे जैसे सोनम के साथ रहते थे? अविराज एकटक आरजू को देख रहा था। एकाएक वह बोल पड़ा, तुम ठीक कहती हो आरजू। शायद इस रिश्ते का अंत ऐसे ही लिखा है। पर क्या तुम कभी मुझे माफ़ कर पाओगी? मैं तो कभी तुमसे नाराज़ थी ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। जो था जैसे था, सब कुछ पहले दिन से ही मेरे सामने था। मैं चाहती हूँ अविराज, तुम भी अब इस दायरे से बाहर निकल जाओ। अविराज ने पलकें झपकाईं और फिर दोनों चल पड़े अपने अपने रास्ते, नए सफ़र पर। अविराज और आरजू दोनों बाहर आए। दोनों के चेहरे पर कुछ सुकून, कुछ उलझन देखी जा सकती थी। शायद भविष्य को लेकर कुछ अनिश्चितता थी। उन्होंने अपना वर्तमान सुधार लिया था। दोनों का तलाक हो चुका था। आरजू राहत महसूस कर रही थी कि उसने अविराज को उसकी खुशियाँ लौटा दी। अविराज को आरजू का माफ़ीनामा मिल चुका था। वह इस सुकून में था कि आरजू ने उसकी गलतियों को उम्र भर गुनाहों के पुलिंदे में नहीं बांधा। अब वह आज़ाद था। सिर उठाकर कह सकता था कि शायद वह उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया, लेकिन अब उसने फैसला दिल से लिया था। एक गलत कदम ने 5 साल तक उसे एक ऐसे रिश्ते में उलझाए रखा जिसमें वह दिल से नहीं जुड़ सका। पर अब नहीं, आत्मग्लानि के भाव से मुक्त था। यही उसकी उपलब्धि थी। सोनम, जो उन दोनों के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, उसकी जल्दी अविराज से शादी हो जाएगी। उनके रिश्ते को नाम मिलेगा। समाज में वही सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी जो एक विवाहिता दंपति को होती है। अब सोनम को अपने घर वालों और समाज के साथ बात बात पर सामंजस्य नहीं बिठाना पड़ेगा। उसे डरने की ज़रूरत नहीं है
किसी के सामने सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। सोनम ने बाहर निकलते ही आरजू का हाथ पकड़कर थैंक यू कहा। आरजू, थैंक यू की कोई बात नहीं है। गिल्ट और कमिटमेंट में फ़र्क समझती हूँ। अविराज का मेरे साथ रहना उसे गिल्ट से दूर कर रहा था और उसका कमिटमेंट तो तुम्हारे साथ था। फिर मैं कैसे उसका कमिटमेंट टूटने देती। सोनम, तुम भी पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना, अधिक गंभीरता से मत लेना। अविराज की खुशियाँ तुम्हारे साथ हैं, उसका भविष्य तुम्हारे साथ है। पता है, अविराज में यही खूबी है कि वह एक अच्छा इंसान है। वह लोगों की बात सुनता है, अपने परिवार की खुशियाँ सर्वोपरि रखता है। इसलिए शादी के वक्त खुलकर परिवार के विरुद्ध नहीं बोल पाया, पर सही और गलत का फैसला ले सकता है। मुझे अविराज से कोई नाराज़गी नहीं है। दुनिया बहुत छोटी है और ये ज़िंदगी भी। मैं कोई बोझ लेकर नहीं जीना चाहती। मेरे दिल ने जो कहा, हमारे लिए जो सही था, मैंने वही किया। तुम और अविराज साथ में खुश रहना। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए। आरजू की बातों में थोड़ी हिदायत और ढेर सारी शुभकामनाएं थीं, ताकि पिछले दिनों की गलत फहमियों को भुलाकर अपना नया जीवन शांति और खुशी खुशी शुरू कर सकें। सोनम ने आरजू के हाथ थामे हुए हाँ में गर्दन हिलाकर उसके कहे कथन को स्वीकार किया। अभी की ओर मुड़कर बोली, चलें? अविराज ने कहा, तुम गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। सोनम चली गई। शायद अविराज को आरजू से कुछ बात करनी थी। अविराज, थैंक यू आरजू। नहीं अविराज, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम मुझे उस दिन नहीं समझाती तो शायद मैं एक बार फिर गलती कर देता। पता है, तुम गलत नहीं हो, बस सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाते हो। यह कहकर आरजू मुस्कुरा दी। अविराज, मैं आगे से कोशिश करूँगा कि सही वक्त पर सही फैसला ले सकूँ। चलता हूँ आरजू। आरजू, हाँ। अविराज मुड़कर चला गया। आरजू की आंखों में नमी थी और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। वह खुश नहीं थी अपना घर टूटने से। वह अविराज के साथ जिंदगी भर रहना चाहती थी, पर वह मन से बनकर रहना चाहती थी, ज़बरदस्ती नहीं। और मन से तो अविराज कभी उसके करीब आया ही नहीं था। पहली बार वह घर वालों के दबाव में और दूसरी बार गिल्ट के कारण उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था। पर अब आरजू ने उन बंधनों से उसे मुक्त कर दिया था, जो ज़बरदस्ती या फिर केवल अपराध बोध के आधार पर जुड़ने जा रहे थे। ज़िंदगी में कुछ भी इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम उसे सोच सोच कर बना देते हैं। ये दिमाग ही है जो किसी चीज़ को जटिल या फिर सरल बनाता है। हम जितना उस बारे में सोचेंगे उतना ही उसमें उलझते जाएंगे, और ज़िंदगी को जितनी सहजता से लेंगे उतना ही जीवन जीना आसान हो जाएगा। एक शब्द दायरा, उससे बाहर निकलना ही होगा। हर चीज़ बनकर नहीं रह सकती, वह भी तब जब वह किसी के जीवन से जुड़ी हो। क्यों वह सबकी खुशियों के बारे में सोचे और अपनी खुशियों की बलि देता रहे। जिस प्रकार औरतों के लिए दायरा बना है, उस प्रकार पुरुषों के लिए भी तो ये दायरा है, जहाँ उन्हें परिवार को सर्वोपरि रखना पड़ता है। जो हमारे हृदय को आघात पहुँचाए, आज़ादी छीन ले, बेड़ियों में जकड़े रखे, सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता का हनन करे, वह दायरा नहीं, भ्रम है। उस दायरे को छोड़ना होगा, ये भ्रम तोड़ना होगा। और आरजू ने आज यही भ्रम तोड़ा था। वह किसी और के भरोसे नहीं, अपने दम पर जीवन जिएगी, अपने बलबूते पर बच्चे का पालन पोषण करेगी। वह स्वयं ही सक्षम है सब कुछ करने के लिए। उसे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। बात जब आत्मसम्मान पर आ जाती है तो आत्मविश्वास अपने आप ही जागृत हो उठता है, बशर्ते व्यक्ति को स्वाभिमान का मूल ज्ञात तो होना चाहिए। हिम्मत स्वयं ही बंध जाती है। व्यक्ति साहसी बनकर जटिल से जटिल परिस्थितियों का सामना कर सकता है। आरजू आज़ाद थी, उसे किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस अपने बारे में सोचकर अपने जीवन को नया मोड़, नई दिशा देनी थी। अरमान को वह अकेले पाल सकती है, अपने फैसले खुद ले सकती है। उसे हर पल घुट घुट कर नहीं रहना होगा। उसे ये नहीं सोचना होगा कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उसने इन बेड़ियों को तोड़ दिया है जब उसने जीवन का सही अर्थ जान लिया है। आरजू को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसके पास सहारे के लिए एक छोटा मासूम बच्चा था, जिसे देखकर वह सारे दुख, सारे दर्द भूल जाती थी।
जैसे उसमें ही उसका जीवन बसता हो। सही मायने में आज वह उस दायरे से बाहर निकल गई थी जो उसे भीतर ही भीतर खोखला बना रहा था।